तो 70s में टेक्नोलॉजी आया, आने के बाद उन्होंने जो कहा ठीक है अभी टेक्नोलॉजी आ गया है इसको ईवीएम ले आएंगे, तो इन्होंने ईवीएम को ट्रायल करना शुरू किया कई जगह, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है, ट्रायल करना है, चेकिंग करना है। केरला में ट्राई किया, असम में ट्राई किया, जम्मू एंड कश्मीर में ट्राई किया, डिफरेंट क्लाइमेट में ट्राई किया। ट्राई करने के बाद उन्होंने आया ठीक है ट्रायल ठीक हो गया, अभी पक्का इसको पूरा इलेक्शन करेंगे। तो केरला में ये मेरे को याद नहीं 91 92 एज में उन्होंने एक कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईवीएम को अप्लाई करके इलेक्शन कराया, इलेक्शन करके डिक्लेयर कर दिया, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट में चैलेंज हुआ है, हाई कोर्ट में देखो ये ईवीएम मशीन से किया है, ये मशीन गैर कानूनी है, मशीन कानून में नहीं है। रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में मशीन के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 59 में ये जो है शैल बी पोलिंग शैल बी डन थ्रू पेपर बैलेट, शैल सेक्शन 59 में, और उसका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में डिटेल में दिया हुआ है ये पेपर बैलेट में कैसे इलेक्शन करना चाहिए, पोलिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, सिटीजन की क्या ड्यूटी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बैलेट पेपर पीछे दस्तखत करके देना चाहिए, ये सारी डिटेल में लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो ये कानून के मुताबिक नहीं है, ईवीएम में तुम ये नहीं कर सकता, ये तो पेपर बैलेट कर दिया, तो सारे इलेक्शन कैंसिल करके पेपर बैलेट में किया। उसके बाद early 90s में इन्होंने ये रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट को अमल किया ईवीएम को लाने के लिए, ओके वो अमल किया, वो पूरा एक्ट को अमल नहीं किया, ये सेक्शन 59 वैसे के वैसे ही है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल वैसे के वैसे ही है, और रूल 61A ऐड किया। 61A में ये कहा कि अगर जहां पेपर बैलेट में नहीं कर पाएंगे वहां इलेक्शन कमीशन जो है इसको ईवीएम में कर सकते हैं, और स्पेसिफिक रीजन कोई खास वजह है, हर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खास वजह से ये इलेक्शन कमीशन पेपर बैलेट से नहीं कर सकता, इसलिए उसको आप ईवीएम में कर सकते हैं, उसके लिए और लिखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स तो वैसे वैसे ही है, अभी तक ईवीएम में वोट करने का रूल्स नहीं है, मैं साफ बताना चाहता हूं। सर ये आप मुझे तो नहीं पता था, 99.9% लोगों को नहीं पता है। मैंने हमें ये तो आर्टिकल का कोई पढ़ते नहीं है, कोई बात नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट तो पढ़ते नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो फ्रॉड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट लॉ को पढ़ते नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूं कॉन्टेक्ट ऑफ इलेक्शन रूल तो पेपर बैलेट की बात कर रही है, रूल में ईवीएम के बारे में कुछ नहीं है, रूल ईवीएम के बारे में खाली एफएक्यू में है, एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वेबसाइट में लगाते हैं, और उनका जो हैंडबुक है मैनुअल है वो रूल नहीं है, रूल तो कानून होता है। तो मेरे कहने का मतलब एक्ट रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट सेक्शन 59 कॉन्टेक्ट ऑफ इलेक्शन रूल अभी भी कहते हैं पेपर बैलेट से करना है। अगर ईवीएम में करना है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, बता रहा हूं सुनने वाले जो कास्ट सुन ले, अगर ईवीएम में करना है कर सकते हैं, फैसिलिटी किए हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर स्पीकिंग ऑर्डर जैसे लिखना चाहिए। सोलापुर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे हम इसी वजह से पेपर बैलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ये निर्णय लिया है कि इसमें ईवीएम में इलेक्शन करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन होने से पहले नोटिफाई होनी चाहिए। ये मैंने अच्छी तरह देखी है, मैंने उसका टेस्टिंग भी किया है। पहले ईवीएम और बैलेट यूनिट डायरेक्टली जुड़े होते थे एक सिंपल तार से, आप कंट्रोल यूनिट सुपरवाइजर के हाथ में होता था, बैलेट यूनिट हम लोग वोट देते थे, वीवीपैट इन दोनों के बीच में जोड़ दिया गया, और ये ऑब्जेक्शन सालों से चल रहा है, हर टेक्निकल आदमी ने इसका अपोज किया है कि आपने बीच में एक डब्बा डाल दिया, तो जो आप बैलेट जब बटन दबाते हैं वो वीवीपैट के थ्रू होकर कंट्रोल यूनिट में जा रहा है, इसका डेटा, इसका कोड, इसका सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज किया है पब्लिक डोमेन में डालने के लिए। इतनी कोशिश की है, कोर्ट में भी गए हैं, और वो हमेशा कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी है, मेरे को समझ नहीं आता इसमें नेशनल सिक्योरिटी की क्या बात है कि आपके सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाल सकते। काला कांच लगा दिया गया है 2020 के बाद, वो काला कांच वीवीपैट में लगता है, उसका क्या खेल पूरा चल रहा है, और वो अगर दिखा दे कोई तो बड़ा अंतर है। तो ये ईसीआईएल के कॉन्ट्रैक्चुअल भूतपूर्व 2 कर्मचारियों का पुनः अग्रवाल ने इंटरव्यू किया है। ईसीआईएल जो जब मशीन लग जाती है ना भाई साहब, जब चुनाव होना होता है तो वहां 6 महीने पहले सबसे पहले फर्स्ट लेवल चेकिंग होता है, वो फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए किसको भेजा गया, फिर सिंबल लोडिंग यूनिट जो है उसका पूरा मामला गड़बड़ कहां हो रही है, इसका पहला एक्साइड बनाया, कल प्रकाशित किया है, मैं आपको दिखाता हूं। मतलब मुझे किसी एक को लगा कि पास लॉट्स ऑफ नॉलेज है, मैं भी एक गेम क्रिएट कर सकता हूं, मेरा टीम डायरेक्ट करके और भी बंदे रखेंगे, बिना बोलेंगे इन्हीं कार्ड को हम लोग भी गेम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो बनने पर हो जा सकता है पॉसिबल है। अगर आप आज क्रिएट में ईवीएम और वीवीपैट बनाना चाहें तो बना लेंगे, बिल्कुल वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक ऐसे इंजीनियर की आवाज सुनी जिसने पब्लिक सेक्टर यूनिट ईसीआईएल या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया था। ईसीआईएल चुनाव आयोग के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन बनाता है। नाम न बताने की शर्त पर क्विंट से बात करते हुए इस इंजीनियर ने खुलासा किया कि किस तरह प्राइवेट इंजीनियर्स ने देश की चुनाव प्रक्रिया के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा किए। अगस्त 2019 में क्विंट ने दिखाया था कि कैसे ईसी ने एक निजी कंपनी टीएनएम सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट मशीन को संभालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर इंजीनियर्स को तैनात किया था। हमने ये भी दिखाया था कि कॉन्ट्रैक्ट पर इंजीनियर्स को नियुक्त करने के लिए चुनाव आयोग ने टीएनएम सर्विसेज को लिस्ट भी नहीं किया था। उस समय चुनाव आयोग ने कहा था, और मैं कोट करती हूँ, ईसीआईएल ने फिर से कंफर्म किया है कि उन्होंने बाहर से कोई इंजीनियर नियुक्त नहीं किया, अनकोट। लेकिन जिस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर से हमने बात की उसने हमें ईसीआईएल का कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। हम देख सकते हैं कि नवंबर 2018 में 2019 आम चुनाव से ठीक पहले उसे जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए हम उसका नाम सुरेश रखते हैं। आपने जब ज्वाइन किया तब क्या आपकी ट्रेनिंग हुई थी वहां पर? बता सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो पहले से टीएनएम वाले जो थे आईडिया डिप्लोमा वाले वर्कर वो लोग यहाँ बता देते थे, डेमोंस्ट्रेशन थोड़ा बहुत ये में ऐसे होता है, इससे यूएस पे बात करना है, बट कोई पर्टिकुलर सीआईएल का प्रमाणित वर्कर वो लोग करते नहीं दिया। ट्रेनिंग में बेसिकली क्या कैसे करना है, अगर सीयू में टाइम गड़बड़ हो जाती है तो आप इसी से टाइम देते मतलब तो ज्यादा लोग मैक्सिमम तो या किसी के साइड पे नहीं। सुरेश का दावा है कि चुनाव से जुड़े लगभग सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए इंजीनियर ने किए थे, ना कि ईसीआईएल के स्थायी या परमानेंट कर्मचारियों ने। सुरेश ये भी दावा करते हैं कि उन्हें और उनके कॉलीग्स को ईसीआईएल के सुपरवाइजर्स ने इस बात को छिपाने को कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते रहे हैं। वो लोग कंपनी वाले ट्रेनिंग होती है तो मशीन के बारे में कम बताते हैं, बल्कि आपको उनके सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है खुद को ईसीआईएल के लिए वो ज्यादा बताते हैं। तो ये जो डीएम है या जो भी इलेक्शन ऑफिसर है इनके सामने क्या ये बोलने को मना करते हैं कि आप लोग परमानेंट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ये लोग मना करते हैं लोग। अभी मतलब मैं पूछ लीजिए पूरा इंडिया में जितने भी डीएम में भी शायद किसी को पता हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाले। इस बात की पुष्टि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए एक और अन्य ईसीआईएल इंजीनियर ने भी की। इन्होंने भी नाम न बताने की शर्त पर हमसे बात की। चलिए इन्हें हम अशोक नाम दे देते हैं।
मना करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हम अपना डेडिकेशन बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पर है तो मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है काम करने से मना कर दे कि हम ये इनसे काम नहीं करवाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। इन दो इंजीनियर्स ने 2019 के आम चुनाव के साथ साथ झारखंड और दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में भी काम किया। प्रत्येक चुनाव से पहले उनका पहला काम ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का फर्स्ट लेवल चेकिंग या एफएलसी था, जो किसी चुनाव से लगभग 6 महीने पहले शुरू होता है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हमें बताया गया एफएलसी ठीक से नहीं की गई थी। एफएलसी के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीन को पूरी तरह से जांचा जाता है। अगर खराब मशीन की पहचान नहीं की जाती है तो मतदान के दौरान खराबी का रेट ज्यादा होता है। जिन दो इंजीनियर्स ने हमसे बात की, उनके कॉन्ट्रैक्ट को मई 2020 में 187 अन्य के साथ खत्म कर दिया गया था। पता नहीं मैंने लोग एक्सटेंशन क्यों नहीं कर रहे, उसके बाद बोल दिया हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हम आप लोग को नहीं रख सकते, आप लोग जाइए गवर्नमेंट लॉकडाउन लिफ्ट कर रही है, आप दूसरा जॉब होंगे मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जाने के एक हफ्ते बाद ही एक बार फिर से इंजीनियर्स के लिए ईसीआईएल ने रिक्रूटमेंट एड्स जारी किए। पार्टी में किया गया, सबमिट किया गया, विदिन 1 वीक में रिक्रूटमेंट आई चैलेंज टीओसी के लिए टेक्निकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कोई एक्सपीरियंस लोगों को रखा गया नहीं। नो एक्सपीरियंस, इस काम में कोई एक्सपीरियंस नहीं। दूसरे इंडस्ट्री का हम लोगों ने जो रिक्रूटमेंट निकाला था उसमें मेंशन किया था कि हमें 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, कोई मतलब किसी भी इंडस्ट्री में काम किया वो बंदा होना चाहिए, बट वो लोग कुछ फॉलो नहीं करते। अब जो नए बंदे रिक्रूट किए गए उनकी भी ट्रेनिंग वैसे 1-2 दिन की होगी। हां बिल्कुल, कोई मशीन का बेसिक मतलब बता रही है, ये सीयू है, ये पीयू है, ये वीवीपैट है, इसमें क्या चीजें हैं ये बताना है, ऐसे टेस्ट करना है, आपको सर्च में जाके इस तरह से करना है। अगर आपको कोई मैसेज पूछे तो आपको कभी नहीं बोलना कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाले बोलो परमानेंट है। इंजीनियर्स बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म किए गए। वे दिल्ली चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के एक बयान की ओर भी इशारा करते हुए कहते हैं कि वीवीपैट मशीन की विफलता लोकसभा चुनाव के समय 12.5% थी, जो कि दिल्ली चुनाव में घटकर 1% से भी कम रह गई थी। वो ये बताना चाहते हैं कि ये उनके अच्छे काम का नतीजा था। तो सवाल उठता है कि चुनाव आयोग क्यों ये कहकर सुप्रीम कोर्ट समेत सभी को गुमराह कर रहा है कि केवल ऑथराइज्ड इंजीनियर को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। चुनाव आयोग क्यों नहीं मानता कि वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर इंजीनियर्स को नियुक्त करता है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपैट को टॉप सीक्रेट रखता है, तो क्यों कम प्रशिक्षण वाले कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स इन मशीनों पर काम करने के लिए रखे गए। तो इनके सारे सवालों के जवाब में ईसी ने सारी जिम्मेदारी ईसीआईएल पर डाल दी। आयोग ने कहा इन इंजीनियर्स या मशीन के रखरखाव या उत्पादन के लिए दूसरे स्टाफ को भर्ती करना, उन्हें काम पर बनाए रखना या निकाल देना ईसीआईएल और बीईएल के विशेष अधिकार है। ईवीएम 100% सुरक्षित रहे, ये पक्का करने के लिए दोनों कंपनीज ने सभी जरूरी उपाय किए हैं। हमने ईसीआईएल से भी पूछा है कि उन्होंने 187 अनुभवी इंजीनियर्स के कॉन्ट्रैक्ट को क्यों खत्म किया और फिर नई भर्ती करने के लिए क्यों विज्ञापन दिया। जवाब मिलने पर हम आर्टिकल अपडेट करेंगे। इनके झूठ पकड़े जाएंगे। अब इस बात का जवाब दे देंगे, ये दरअसल ये क्यों कर रहे हैं कि कानून क्या है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो काम है इलेक्शन कराने का, ये आउटसोर्स किसी प्राइवेट एजेंसी को कर दिया, मतलब वो सारा चुनाव कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है चुनाव आयोग के अधिकारी को कानून से एम्पावर्ड होते हैं, वो तो सीक्रेट की वजह से होती है। प्राइवेट आदमी के ऊपर तो कोई बंदिश नहीं होती ना, सरकारी जो सरकारी अधिकारी को बंदिश होती है उसके ऊपर बहुत सारे कानून लागू होते हैं। तो जो आउटसोर्स किया हुआ काम है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाती। इसीलिए सरकारी सर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रहा है, कह रहा है कि हमने आउटसोर्सिंग की नहीं है। जी सर, जैसे ये कहेंगे आउटसोर्सिंग की है तो वही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो कानून के विरुद्ध है, वैसे ही पकड़े जाएंगे और झूठ बोलेंगे। एक झूठ छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं, पुरानी कहावत है। तो अब एक के बाद एक झूठ बोले जाएंगे, शेरो शायरी सुनाएंगे, कुछ भी करेंगे और ये हर बात झूठी, हर बात पकड़ी जाएगी। हमने तो चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन लेने में डरे नहीं, ले सके। आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाया गया तो उसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मगर प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस को निकालकर बाहर कर दिया, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। सोचिए चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उसे राजनीति से एकदम अलग होना चाहिए, मगर नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर वहां अपने लोगों को बिठाया और इस कदर चुनाव कि लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्ते पहले ही निर्वाचन आयुक्त को इस्तीफा देना पड़ा, फिर वहां नए व्यक्ति को बिठाया गया। यानी देश के सबसे बड़े चुनाव से ठीक पहले दो निर्वाचन आयुक्त प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा से बनाया। कोई भी ईमानदार व्यक्ति जो ईमानदारी से चुनाव करवाना, संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ईवीएम मशीन के सोर्स कोड को लेकर कहा कि इसका खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि सोर्स कोड अगर सामने आया तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। यही से सवाल उठ गया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी खुलेआम स्वीकार रहा है, बोल रहा है कि ईवीएम मशीन का सोर्स कोड यदि सामने आ जाए, पता चल जाए तो उसको हैक किया जा सकता है, दुरुपयोग किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के भीतर जस्टिस द्वारा कही गई ये बातें एक नए सवाल को पैदा कर रही। कई महीने पुरानी बातें हमने पहले भी चर्चा किया तथा यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हैक करने के लिए सोर्स कोड की जरूरत है और हैक करने का आरोप बार-बार बीजेपी पर लगता है, चुनाव आयोग पर लगता है कि ये करवाता है, अगर ये लोग ऐसा कुछ करेंगे तो इनको सोर्स कोड कहां से मिलेगा। तो अब अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। राह चलते किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि भारत सरकार के ही पूर्व सचिव रह चुके ईएएस शर्मा ने पिछले दिनों चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि ईवीएम मशीनें जहां बनती हैं उस कंपनी के भीतर स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में भाजपा ही घुसे पड़े हैं। जरा ध्यान से समझिए, बीईएल नाम की कंपनी है जिसमें भारत में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम मशीनें बनाई जाती हैं। इस पत्र के अनुसार ईवीएम का निर्माण, आपूर्ति तथा ईवीएम के मूल को बनाने वाली चिप्स होते हैं जिसमें सोर्स कोड होता है। ये सारी चीजें जहां तैयार होती हैं उसी संस्था में भाजपा के लोग बिठाए गए। ये वीडियो शूट करते समय मैंने खुद ही सोचा कि एक बार फिर से जांच लेते हैं। ये पत्र तो कई महीने पहले चुनाव आयोग को लिखा गया था। बीईएल के वेबसाइट पर जाकर देखा तो कई महीने पहले उठे इस विवाद के बाद भी चुनाव आयोग ने बीजेपी के लोगों को बीईएल से हटाने का काम नहीं किया है। यानी देसी भाषा में इसे कहें तो एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी दुनिया की किसी देश में, किसी लोकतांत्रिक देश में किसी ने नहीं देखी होगी। भारत में तो गारंटी है किसी ने नहीं देखा होगा। इन तस्वीरों में आपको 7 लोग दिख रहे होंगे और 7 में से कम 4 हैं जो भाजपा से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। इन 7 में से 4 नाम आप सुन लीजिए, मनसुख भाई, डॉक्टर शिवनाथ यादव, श्यामा सिंह और पीवी पार्थ सारथी। पिछले दिनों वीडियो में हमने विस्तार से इन लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर दिखाया था। कोई बीजेपी के जिला अध्यक्ष पद पर है, कोई पूर्व उपाध्यक्ष रहा है यूपी में, तो कोई बिहार में भाजपा का उपाध्यक्ष रह चुका है, कोई बीजेपी ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव रह चुका है और तो लोकसभा के चुनाव के लिए विधानसभा के प्रभारी भी रह चुके हैं। इनमें से यानी 4 लोगों का कच्चा चिट्ठा पूरी तरह से खुलता है। प्रमाणित रूप से सामने है कि ये सब भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के लोग हैं और इन्हें बीईएल में स्वतंत्र निदेशक के पद पर बिठाया गया। यानी ऐसी कंपनी जो ईवीएम मशीनें बनाती है जहां पर उसका सोर्स कोड वगैरह तैयार किया जाता है। यानी अगर सोर्स कोड से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो भाजपा के लिए सोर्स कोड जुटाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिर 4 भाजपा जिनका पूरा कच्चा चिट्ठा प्रूव करके दिखाया है। आप खबर भी देख सकते हैं, न्यूज़ 18 की खबर में लिखा हुआ है कि अमेरिका में बच्चों ने हैक किया ईवीएम, बजा दिया गाना। तो जब बहस छिड़ी हुई थी कि ईवीएम पर भरोसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसी बीच अमेरिका में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का नाम है डेफ कॉन हैकर कन्वेंशंस। इसको चुनाव अधिकारियों ने बुलाया और इस सम्मेलन में 40 बड़े हैकरों को बुलाया गया। चुनाव अधिकारियों ने जो ईवीएम होती है वो हैकर्स के हाथ में दे दी और कहा कि आप हमें हैक करके बताइए कि क्या इसको हैक किया जा सकता है। आपको बता दें कि बड़े-बड़े हैकर्स ने हाथ भी नहीं लगाया, बच्चों ने पहले ही ईवीएम को हैक करके
करके दिखा दिया। की कुछ घटनाओं को याद दिला देता हूं। याद करिए, लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लगभग 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट डाटा दिया था। यानी ये बताया कि कितने वोट पड़े, कितने प्रतिशत वोट पड़े। पहली बात तो ये थी कि भारत के इतिहास में, चुनावी इतिहास में ये पहली बार हुआ जब ये आंकड़ा बताने में 11 दिन का समय लगा। और इससे भी ज्यादा टेंशन की बात ये थी कि ये आंकड़ा 5 या 6% के आसपास बड़ा हुआ बताया गया। यानी वोटिंग के दिन जो आंकड़ा दिया गया था उसमें 5-6% बढ़ गए। ये आंकड़े भी प्रतिशत में प्रस्तुत किए गए। यानी एक से बढ़कर एक सवाल उठते रहे, जवाब के नाम पर ठन गोपाल था। यानी पहले फेज में 11 दिन का समय लगा, इसके बाद कभी 4 दिन तो कभी इसी के आसपास समय लेकर चुनाव आयोग के आंकड़े प्रस्तुत किए गए और लगभग लोकसभा का चुनाव हुआ मैंने और हमारी पूरी टीम ने लकीर में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ने हमला नहीं होती है। ये कोई नहीं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह लता वांगड़े, सांसद लता वांगड़े, उनसे पार्टी का कार्यकर्ता बात कर रहा था और मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा कि भाई ये डींगे हाँक रहा होगा, ये इंप्रेस करने के लिए बातें कर रहा होगा, ये फेंक रहा होगा। सबसे बड़ी बात, फेंकू शब्द का इस्तेमाल हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस देश में हर कोई फेंकू नहीं हो सकता है। कुछ एकाध विरले लोग होते हैं जो फेंकू होते हैं। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अगर ये बंदा डींगे मार रहा है, अगर ये बंदा झूठ बोल रहा है, चलिए 2 मिनट के लिए मैं भी मान लेता हूं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता कह रहा था कि मैंने 15 वोट डाल दिए, मैंने कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को वहां पर पहुंचने नहीं दिया, पोलिंग एजेंट को पहुंचने नहीं दिया, मान लिया ये झूठ है। मगर मुद्दा ये नहीं है। याद कीजिए, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब इसी मंच पर मैंने आपके सामने 1 नहीं 2 नहीं 3 तस्वीरें पेश की थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ को मजाक बनाकर रख दिया था। कोई मल्टीपल वोट्स डाल रहा था, यानी कि कई जगह पर वोट डाल रहा था। किसी ने एक पोलिंग बूथ को हाईजैक कर वहां से लाइव कर रहा था और कोई अपने छोटे बच्चे का इस्तेमाल करके उससे वोट दिलवा रहा था। और फिर जोड़िए से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का वो शोध जिसमें कहा गया था कि जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उसमें लाखों का अंतर है। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले अपने जहन में रखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वो बयान, वो वायरल वीडियो जो अभी आपने देखा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव के दौरान एक भाजपा का कार्यकर्ता 1 नहीं 2 नहीं कई जगहों पर वोट डाल रहा था। इस पर कोई अंकुश नहीं था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उसकी कोई गिरफ्तारी हुई? उसको लेकर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? आज तक हमें नहीं पता है। और यह व्यक्ति मोबाइल फोन पर कई जगहों पर मल्टीपल वोट्स डाल रहा था। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको अपने मंच पर बताया था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। खैर, चुनाव आयोग का तो क्या कहना, गर्मी में चुनाव हुए, कई सरकारी अधिकारी गिड़गिड़ा रहे थे कि गर्मी में चुनाव मत कराइए, कई लोगों की मौतें हो गई, चुनाव आयोग तो उस पर भी चुप रहा, तो इस पर क्या बोलेगा? फिर एक दूसरा वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुजरात के अंदर, ये जो इससे पहले आपने वीडियो देखा वो उत्तर प्रदेश का था। यानी कि मध्य प्रदेश में भाजपा के उस कार्यकर्ता का दावा कि मैंने 15 वोट दिए और कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। फिर उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति कई जगह पर वोट डाल रहा है। अब गुजरात की बारी, एक व्यक्ति एक पोलिंग बूथ के अंदर से फेसबुक लाइव करता है। नजारा देखिए दोस्तों। लोकतंत्र का मजाक हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, लगातार मजाक हो रहा है। और ये तस्वीरें वो हैं जो हमारी आंखों के सामने आई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सांसद लता वांगड़े को हो सकता है भाजपा का वो कार्यकर्ता डींगे हाँक रहा हो, झूठ बोल रहा हो। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं, कम से कम 3 तस्वीरें जो मैं आपको दिखा चुका था अपने पहले की रिपोर्ट्स में। अब देखिए ये और ये भी मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर भाजपा का कार्यकर्ता देखिए अपने नाबालिग से वोट दिलवा रहा है। ये पोलिंग बूथ के अंदर अपने बच्चे को लेकर है। अब अंदाजा लगाइए, जब अपने बच्चे को लेकर पोलिंग बूथ के अंदर ले जा सकता है तो इसे किसने रोका है? 15 20 40 वोट जितने भी वोट डालना चाहे। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का समर्थन करती है, ईवीएम हैक नहीं हो सकता। मगर अगर एक ही व्यक्ति कई जगहों पर वोट डाले, और इसका बाकायदा सबूत मैंने आपके सामने पेश किया है। चुनाव को लेकर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा धमाका हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 543 सीटों में से 538 सीटों पर भयंकर धांधली हुई है, वोटों की हेराफेरी हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जहां-जहां पर वोटों की हेराफेरी हुई है, जहां पर वोट ज्यादा गिने गए हैं या फिर कम गिने गए हैं, वहां पर एनडीए का प्रत्याशी जीत गया है। और ऐसी सीटें 1 2 नहीं बल्कि 79 सीटें हैं। ये वो 79 सीटें हैं जो कि सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। सबसे पहले कमेंट आपसे रिपोर्ट पर लेना चाहूंगी जो एडीआर की तरफ से आई है। सर, ये आंकड़े जो दोनों एरिया द्वारा और वोट फॉर डेमोक्रेसी द्वारा चिन्हित किए गए, आइडेंटिफाई किए गए, ये वो आंकड़े हैं। और ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जो चुनाव आयोग अपने आंकड़े दे रहा है उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। और ये पूरा सच नहीं है। चुनाव आयोग बहुत मजबूरी में जाकर, चुनाव आयोग सिर्फ आंकड़े, डेटा, चुनाव की सारी प्रक्रिया छुपाने का काम कर रहा है, क्योंकि वो वोट चुराने का काम कर रहा है मोदी जी और अमित शाह जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके सहयोगियों के लिए। तो वो सब चीजों के आगे पर्दा लगाने का काम कर रहा है। और ये पर्दे के बावजूद भी उसे कितना कुछ बताना पड़ गया। मतलब ये तो वो है कि सब कुछ छुपाने के बाद भी कितना तो वो धरती फाड़ के डेटा सामने आ रहा है। ये तो चुनाव आयोग को नहीं बताना पड़ रहा है, उसमें एक बड़ी धांधली है। लेकिन अगर इसका सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो धांधली कहीं ज्यादा है। और धांधली असल में निकल के वो आएगी जो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लोग के 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी अगर सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरी बात, तैयार किया गया तब पता चला कि 538 सीटों पर धांधली हुई है। और वहीं दूसरी रिपोर्ट में ये निकल कर सामने आया कि 79 सीटें जहां पर धांधली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब इस पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि रिपोर्ट ये भी निकल कर सामने आ रही, दावा ये भी किया जा रहा है कि पहले चरण का जब वोटिंग हुई थी तभी भारतीय जनता पार्टी को साफ हो गया था कि बहुमत नहीं मिलने वाला है। इसलिए दूसरे चरण के बाद लगातार 6 चरण में खेला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है सर, एक डेटा और मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, राजस्थान में 13 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मध्य प्रदेश में 6 में से 6 जीत गई, कर्नाटक में 14 में से 12 सीटें बीजेपी जीत गई। तो इस पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है बीजेपी को, लेकिन दूसरे चरण में आप देखिए कितना क्लीन स्वीप आ रहा है। अब क्या कहेंगे? क्योंकि ये वही सीटें हैं जिन पर कभी कहीं पर वोट ज्यादा है, कहीं पर वोट कम है। सर, आप सिर्फ लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर, वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और पत्रकार भी सबसे बड़ी बात है कि इसको शेयर कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषण भी शेयर कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी टैग किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है कि वो किसी तरह का, अगर मान लीजिए कोई गलती नहीं है और आपसे सवाल खड़ा किया जा रहा है तो कम से कम आप यही कह दीजिए कि जो सवाल है यही गलत है, ये तब बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो है अभी भी कहते हैं कि ईवीएम कहां जिंदा है कि नहीं। भाई ईवीएम तो बहुत जिंदा रखा है आपने कम से कम 100 और आप कह रहे हैं कि 130-33 सीट जो है मेरी कांग्रेस, मेरी पवन खेड़ा से बात हुई थी, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि 143 सीट है, 143 सीट्स। वो कह रहे हैं कि हम लोग इस पर जो है इकट्ठा कर रहे हैं चीजें और हमारे पास है, बहुत जल्द जो है हम इसको चैलेंज करने वाले हैं कि ये जो रिजल्ट से जीत के वो रिजल्ट ठीक नहीं, क्योंकि 45 दिन तक डेटा संभाल के रखने की बात है ना। अभी जो नई बात है वो